चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बाकी है। हाँ भाई, लास्ट हम लोगों ने रीनल थ्रेशोल्ड वाला लिखा था पॉइंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे आज, एनाटॉमी ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लग रही है ना? वाटर वेपर्स के फॉर्म में जब आप एक्सहेल करते हो, जब आप एक्सपायर करते हो, तो आप सिर्फ एयर के साथ मॉइस्चर एक्सपायर नहीं कर रहे। आप मुंह खोल के सांस लेते हो ना ज्यादा रहे, तो गला क्यों सूखता है? क्योंकि वाटर वेपर के रूप में भी तो निकल रहा है, तो CO2 तो निकल ही रहा है। जितना ज्यादा आप बोलते हो, प्यास क्यों लगती है? क्योंकि द मोर यू स्पीक, द मोर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज रिलीज्ड, इसलिए। हाँ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने से क्यों? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, मैंने कहा था ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब है पानी खींचने की क्षमता। तो जब किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, ज्यादा पानी खींचेगा ना सिस्टम। तो ज्यादा पानी अगर किडनी का मेड्यूला खींचेगा, तो यूरिन में कम पानी निकला या ज्यादा? कम। तो कैसे यूरिन प्रोड्यूस हुई? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। हाँ, तो अब आपके पास एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, 1 मिनट। सबसे पहली चीज, देखो ऐसे मौसम में मेरे पास और भी काम है, ये प्रैक्टिस करने के अलावा ये मेरे को आज मैं सुबह बॉक्स क्रिकेट खेल के आया हूं। बॉक्स क्रिकेट का मतलब छोटे से एरिया में खेलना, उसमें बाहर मारना आउट हो जाता है, तो नीचे नीचे खेलना पड़ता है। छत के बाहर गई बॉल तो आउट, अंदर अंदर ही खेलना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दड़ी का मैं समझ गया, बॉल। तो कुच्चा मतलब? ओ अच्छा, कुच्चामन स्थिति का मतलब छोटा सा नहीं। मैं चैप्टर खत्म कराने के बाद बात करूंगा। क्या खेला है? किसी ने नहीं खेला।
ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, ये किडनी की अनाटमी में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने एक एक करके। सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पे लिखूं, किडनी जो है वो किस जर्म लेयर से डेवलप होती है? मीसोडर्म से। तो किडनी का ओरिजिन कैसा होगा? मीसोडर्म से। लोकेशन, ये आगे वाला हिस्सा अपन ने कहा था क्या होता है? वेंट्रल। पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? डोर्सल। साइड वाला हिस्सा होता है लैटरल। तो यहां किडनी है, मतलब अपन कहते हैं पोस्टेरो लैटरल साइड में। तो किडनी की लोकेशन कहां है? पोस्टेरो लैटरल। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? वर्टिब्रल से। अपने गर्दन वाली वर्टिब्रे को कहते हैं सर्वाइकल। गर्दन वाली वर्टिब्रे सर्वाइकल, अपर बैक थोरेसिक और लोअर बैक लंबर। तो आपके पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे, लास्ट मतलब T12 और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे के बीच में क्या पाई जाती है? किडनीज। तो किडनीज पीछे की तरफ और साइड में है, मतलब पोस्टेरो लैटरल साइड में। और किसके से किसके बीच में है? 12 थोरेसिक से थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे के बीच में है। वेट दे रखा है एनसीईआरटी में, 120 से 170 ग्राम होता है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 5 से 7 है और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब चीज क्या क्या याद रखनी है? सबसे पहले किडनी का जो आउटर कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मेड्यूला। अब कैसे कैसे पॉइंट्स याद रखने हैं, स्टेटमेंट। सबसे पहले ये जो कॉन्केव सरफेस है, ये जो किडनी का कॉन्केव सरफेस है, ये अंदर की ओर धसा हुआ है। अंदर की ओर धसा हुआ है, इसे अपन कहते हैं नॉच, और इसे हम कहते हैं हाइलम। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि कॉन्केव सरफेस जो है किडनी का, वो अंदर की ओर धसा रहता है एक नॉच के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। मतलब हाइलम वो पॉइंट है जिसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर एंटर करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? यूरेटर। ये मैंने कह दिया रीनल वेन, ये मैंने कह दिया रीनल आर्टरी। तो वो पॉइंट किडनी में जहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर एंटर करते हो, उसे क्या कहेंगे? हाइलम। तो हाइलम एक नॉच या एक डिप्रेशन है या अंदर की ओर धसा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? हाइलम। अब ये धसा हुआ स्ट्रक्चर अंदर एक चौड़े स्ट्रक्चर में खुलता है, मतलब एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस क्या हो गया? चौड़ा है, ब्रॉड, कैसा शेप है? फनल शेप। तो ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस के उभार, ये देखो, उभार मतलब प्रोजेक्शंस हैं, ये ग्रीन जो मैं मेंशन कर रहा हूं, तो ये क्या है? रीनल पैपिले के प्रोजेक्शंस, या सॉरी रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स, या इसका प्लूरल कह सकते हो कैलिसिस। वापस, डिप्रेशन जो अंदर की ओर धसा हुआ डिप्रेशन है, नॉच, उसे क्या कहेंगे? हाइलम। हाइलम किसमें कंटिन्यू करता है? एक चौड़ा ब्रॉड फनल शेप्ड रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस हरे वाले क्या कहलाएंगे? कैलिक्स। हर एक कैलिक्स के ऊपर आपके पास ये कॉनिकल स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है। हर एक मेड्यूलरी पिरामिड्स में लगभग कितने संख्या में होते हैं? 6 से 7 मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है वो यहां देखो, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है ऊपर से चौड़े हैं और फिर नीचे से देखो सिकुड़ते जाते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट जो सिकुड़ा हुआ है यानी नैरो है, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पैपिले। लेकिन रीनल पैपिले एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट अगर पूछ ले रीनल पैपिले क्या है, तो मेड्यूलरी पिरामिड का नैरो पार्ट क्या कहलाता है? रीनल पैपिले। फिर आखिरी में बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, लेकिन ये हिस्सा देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट में ये जो रीनल कॉर्टेक्स के हिस्से हैं वो मेड्यूला में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कॉर्टेक्स का हिस्सा जो मेड्यूला में एक्सटेंड करता है, इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम्स,
या इसको एक और नाम से जानते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, वापस क्या क्या पॉइंट याद रखना है। कॉनकेव सरफेस में एक डिप्रेशन है, नॉच है, जिसे क्या कहेंगे, हाइलम। हाइलम वो पॉइंट है जहां पर यूरेटर, रीनल मतलब और ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करते हैं। फिर ये हाइलम किस में खुलता है, ब्रॉड फनल शेप्ड रीनल पेल्विस, जिसके प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, कैलिक्स। हर प्रोजेक्शन के ऊपर क्या मिलेगा, मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड का नैरो पार्ट क्या कहलाएगा, रीनल पैपिले। बाहर का सरफेस कॉर्टेक्स है, अंदर का मेड्यूला है, लेकिन कॉर्टेक्स के वो हिस्से जो मेड्यूला में एक्सटेंड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। बना लो। हाँ, पोटेशियम का जनरली एक्सक्रीशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम। देखो रिलेटिव चीजें हैं, सोडियम का ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का ज्यादा सिक्रीशन या एक्सक्रीशन होता है। थोड़ा बहुत पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होता होगा, थोड़ा बहुत सोडियम भी एक्सक्रीट होता होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तैयारी में आपको क्या ध्यान में रखना है, सोडियम का मेन ज्यादा क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। पोटेशियम का ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। हाँ अनुषा जी बिल्कुल। इतनी खूबसूरत किडनी बाहर होनी चाहिए शरीर के अंदर, क्या कर रही है? तो चेहरे की जगह इसे यूज कर सकते हैं। ये आपके सारे अंग बैंगनी है, कोई दूसरा अंग रंग नहीं हो सकता, सारे पर्पल। डन, लिखे पॉइंट्स। कौन सा, रीनल बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और वैसे अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला है। लेकिन ये पॉइंट देखो जहां पर मैंने ये वाला कलर शेड किया, ये वाला पॉइंट का मतलब इसमें कॉर्टेक्स का हिस्सा मेड्यूला में एक्सटेंड हो रहा है, मतलब जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो मेड्यूला के अंदर जा रहा है। उस हिस्से को अपन ने क्या नाम दे दिया, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, लिखें अब तो पॉइंट्स।
लिखेंगे अभी अपन। किडनी को अपन कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियम या एक्स्ट्रा पेरिटोनियम। कवरिंग पेरिटोनियम है, लेकिन वो जो कवरिंग है वो केवल वेंट्रली प्रेजेंट होती है, डॉर्सली एब्सेंट होती है। तो उसको हम कहते हैं क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। अभी वो सब लिखवा दूंगा पॉइंट। ले लूं अब तो आगे, डन। ठीक है, तो आपके पास ठीक है, तो ह्यूमन किडनी को हम रेट्रोपेरिटोनियम या एक्स्ट्रा पेरिटोनियम कहते हैं, क्योंकि उसमें कवरिंग केवल किस तरफ होगी, वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड में तो वो जुड़ी रहती है, मतलब एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल वॉल से डॉर्सल साइड पर अगर मैं ये किडनी बनाऊं, मतलब ये आपके पास एब्डोमिनल वॉल है, तो आपके पास ये किडनी होगी। तो किडनी की कवरिंग केवल किस साइड पर है, ये वेंट्रल साइड पर, और ये वेंट्रल साइड पर कवरिंग होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। किस साइड पे नहीं है, डॉर्सल साइड पे कवरिंग नहीं है, क्योंकि डॉर्सली वो किससे जुड़ी हुई है, एब्डोमिनल वॉल से। हाँ, कैसे डिसाइड करोगे, मतलब जो फेस डॉर्सल और वेंट्रल कैसे भी करोगे, जो एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ है वो अपन कहते हैं डॉर्सल, और जो बाकी खुला हुआ एरिया है वो वेंट्रल। ये किडनी है, यहां पे इमेजिन करो ये किडनी है, तो ये कैसे यूं जुड़ी हुई है या यूं जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये वाला वेंट्रल और ये वाला हिस्सा डॉर्सल, वो तो अपन ने बनाया उस तरह से, ऐसे क्यों देख रहे हो, आपके शरीर में कैसे जुड़ी हुई है। इसीलिए तो है अनाटॉमी, इसलिए एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो आप लोग, क्योंकि जब तक आप उसको ऑर्गन को 3D में नहीं देखोगे, हम ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए सिलेबस में फिजियोलॉजी होती है और सवाल फिजियोलॉजी के आते हैं।
आज ये ठीक है, आपने पूछा ऐसे मैंने लिखा है, बाकी ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं 3D अनाटमी में तो आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए इस पे सवाल एमबीबीएस मतलब नीट यूजी में नहीं आता, नीट पीजी में सवाल बनता है। क्योंकि जब आपने एमबीबीएस में अनाटमी पढ़ ली है तो आपको हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता है, और इसलिए आपको पता है वो कैसे किस एंड से जुड़ी हुई है, कौन सा डोर्सल कौन सा वेंट्रल। इसलिए ये वाला पॉइंट नीट बना नहीं सकता, क्योंकि ये है ही नहीं मेंशन। और ये मेंशन कैसे होगा जब तक आपने खुद 3D देखा हुआ नहीं ऑर्गन का। इसलिए अनाटमी में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ले लूं आगे। ले लूं आगे। ये किसकी वाटर बॉटल है? बड़ी क्यूट है यार। ये आप कैसे जर्जर अवस्था में, इनकी नई है बंटवारा अभी से चालू। तो आप लाई क्यों नहीं? क्योंकि ये लिया है। और इनके पास तो ये वाली है, आपके पास वो वाली है ऐसी। ले रहा हूं आगे। हाँ, अब पॉइंट्स में आपके पास सबसे पहले ठीक है। तो ये सारे टर्म्स। नॉच को क्या कहेंगे? हाइलम। हाइलम वो हिस्सा है जहां पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर एंटर करेंगे। फिर हाइलम किस में खुलेगा? ब्रॉड फनल शेप्ड। पेल्विस, पेल्विस के प्रोजेक्शंस, कैलिक्स, कैलिक्स के ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स हैं।
उनका नैरो हिस्सा क्या कहलाएगा? रीनल पैपिले। और वो कॉर्टेक्स के हिस्से जो मेड्यूला में एक्सटेंड कर जाते हैं उसे क्या कहेंगे? रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। मेरे याद ही नहीं आया, भूल गया। अरे यार अभी क्लास तो मेरे को याद ही नहीं आया। तो क्या फर्क पड़ रहा है? 705 कितना आ रहा है? 705, 700 और किसी के हैं क्या स्कोर में? कितने? आधा हाथ उठा था आपका यार, यूं क्या कर रहा है? ठीक है, 650 और उससे ज्यादा? गुड। 600 650 के बीच? नहीं नहीं, मैं तो खुद ने कैलकुलेट तो किया होगा। रिजल्ट नहीं आया जितने। गुड। हाँ तो क्या हो गया? 500 से 600 के बीच? ऐसे 300 से कम? कोई नहीं। हाँ तो इसमें ऐसे हंसने की बात नहीं है, क्या हो, कम आएंगे तभी तो फिर इंप्रूव करेंगे। 300 से जिसके 300 350 400 आ रहे हैं उसको इंप्रूव करना आसान है। जिसको 600 650 आ रहे हैं उनको टफ है। जो 700 पे आ रहे हैं उनको ऐसे मेंटेन करना मुश्किल है। ठीक है, कौन है जिसने टेस्ट नहीं दिया? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा दिया सबने, चलो गुड यार, बस गुड। टेस्ट स्किप नहीं करना है। लिस्ट तो खड़ी, अच्छा नहीं थे दो दो। डन, लिख लिया ये तो? हाँ ठीक है, तो अनाटमी में आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब देखो यहां पर, अब है ना, अब आप यूरिन का पाथवे निकाल सकते हो। जैसे यूरिन कैसे बनी और कैसे मूव करेगी, एक सेकेंड। अब ये किडनी है। अब आपको इमेजिन करना है इसमें दो तरह के नेफ्रॉन्स होंगे, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होंगे? जिनका ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये आपके पास पीसीटी होगा, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, ये आपके पास डीसीटी है। मतलब इनका जो लूप ऑफ हेनले छोटा है और वो हल्का सा मेड्यूला में जा रहा है, पूरा एक्सटेंड नहीं कर रहा। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कैसा होगा? ये आपके पास जक्स्टामेडुलरी है जिसका लूप ऑफ हेनले लंबा है और मेड्यूला में कंप्लीटली एक्सटेंड हो रहा है। फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी। तो अब आपके पास यूरिन का पाथवे देखो, कलेक्टिंग डक्ट होगी। अब ये कलेक्टिंग डक्ट आपके पास ये मेड्यूला में एक्सटेंड होगी। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहां जाएगा यूरिन? कैलिक्स। और कैलिक्स से पहले कहां जाएगा? रीनल पैपिले। रीनल पैपिले से कैलिक्स, कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो आप यहां पर चाहो तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, पाथवे ऑफ यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट,
ठीक है, एक नया टर्म है, डक्ट ऑफ बेलिनी होती है। ये कुछ नहीं होती, जब कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठे होते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाते हैं। फिर वो कलेक्टिंग डक्ट किसमें खुलेगा, पैपिले, पैपिले से कैलिक्स, कैलिक्स से पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्योंकि ये सिक्रीटरी नेचर की है। ग्लैंड्स का मतलब जहां कहीं भी ग्लैंडुलर आएगा मतलब ये सिक्रीट कर रहा है फ्लूइड, यूरिन को आगे भेज रहा है रीनल पैपिले में। इसके ऊपर नेफ्रॉन होगा ना बेटा, डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट से पहले क्या होगा, नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट, मतलब तो बहुत सारे नेफ्रॉन इकट्ठे होकर एक उसका क्या बनेगा, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये सिस्टम पूरा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, उनका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पैपिले, नहीं बाहर से, मतलब ये गया, बाहर आ रहा है, अंदर ये रीनल अच्छा पूरा इधर, एक मिनट, ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है, दोनों की एक कलेक्टिंग डक्ट हो सकती है। आया कैसे, ये यहां पर कौन सी आर्टरी ब्लड लेकर आएगी, लेकर कौन सी आएगी, रीनल आर्टरी। फिर रीनल आर्टरी से आपके पास ब्रांच निकली जिसको अपन ने क्या कहा, एफरेंट आर्टीरियोल। फिर ये एफरेंट आर्टीरियोल किस में डिवाइड हुआ, मतलब आप पूरा ब्लड इसका, ये ग्लोमेरुलस, पानी पीने के बाद, ब्लड में कैसे आई, क्या पानी कैसे आया, पानी ब्लड में कैसे आया, पिया, यहां से हुआ ना बेटा, रीनल आर्टरी से फिल्टर होगा ना, उससे पहले कहां फिल्टर होगा, ब्लड में पानी, ब्लड में क्या चीज है ये पूछ रहे हो, या किडनी में कैसे पहुंची ये पूछ रहे हो, ठीक है। तो पानी आपने पिया तो पानी स्टमक में गया, इंटेस्टाइन्स में गया, उससे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया। तो फिर आपने पानी पिया तो ब्लड में कैसे जाएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, उससे ब्लड में जाएगा, मतलब डाइजेशन। अपन जब पानी पीते हैं ना तो पानी कैसे गया, पानी का पाथवे क्या हुआ, ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में, एब्जॉर्प्शन। सारा एलिमेंट्री कैनाल से भोजन और पानी दोनों ब्लड में आता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और फिर उसमें से फिर अगर एक्सक्रीट करना है तो इधर से आ गया। अब यहां से, अब इधर देख लो ग्लोमेरुलस है, फिर इससे क्या निकलेगा, इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल कहां आएगा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का यू शेप स्ट्रक्चर, वाजा रेक्टस। ये फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं और ये आगे किस में चली जाएंगी, वेन्स में। तो आर्टरी, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया आपके पास, और ये आपके पास है, ठीक। हाँ, ये रहा, ये ब्लड का मूवमेंट है ये। अब मेरी बात सुनो, जो मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं,
ये किसका मूवमेंट है? ब्लड का। और ये किसका मूवमेंट है? फिल्ट्रेट या यूरिन का। यहां से कहां जाएगा अब? इधर से कलेक्टिंग डक्ट, शाबाश, यहां से गया रीनल पैपिले, रीनल पैपिले से कैलिक्स, कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर। तो इसके अंदर यूरिन या फिल्ट्रेट का मूवमेंट है और ये पूरा ब्लड का मूवमेंट है। एक मिनट, हाँ, ये तो ऐसे पिरामिड्स होते हैं, ये छोटे छोटे मेडुला के हिस्से हैं बस, ठीक। हाँ, एक मिनट, हाँ, शाबाश। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म काम नहीं करता, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही काम करेगा क्योंकि उसी का वाजा रेक्टस ज्यादा डेवलप्ड है। बिल्कुल सही। हाँ, काउंटर करंट में कौन से नेफ्रॉन्स काम करेंगे? जक्स्टा मेडुलरी। इसमें पूछ रहे हो? हाँ, इसमें ब्लड का फ्लो इसमें होगा। ये तो हाँ नीचे है, पर ये देखो अपन इसमें वाजा रेक्टस ये वाला हिस्सा लेते हैं बेसिकली। तो अपन ने जब वो बनाया था ना ये दो, तो इसमें एक तो ये लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब बना दिया और इसके पैरेलल चलने वाला वाजा रेक्टस या ब्लड वेसल बना दिया। इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। हाँ, ये तो 2D में बनाया ना, 3D में आप इमेजिन कर लो कि ऑपोजिट फ्लो में होगा। मतलब इसका नीचे जाने वाला इसके असेंडिंग से जुड़ा होगा। एक मिनट, ये ब्लड है और ये ब्लड वेसल कौन सा है? वाजा रेक्टस। और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? फिल्ट्रेट। मैं ये कह रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? यहां पर जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा होगा तो इसका डिसेंडिंग लिम्ब इसके असेंडिंग लिम्ब के साथ रहेगा और इसका जो ऊपर आने वाला फिल्ट्रेट है वो ब्लड के नीचे जाने वाले सेगमेंट के साथ में रहेगा। बस, ठीक है, ये दिख लिया था, ये हो गया लिखना। जग, हाँ, तो 15% मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए काफी है, बहुत है। हम वैसे ही 4 टाइम्स तक कर रहे हैं तो बढ़िया, ठीक है। फिर डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स में सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे यूरेमिया। भाई अगर अपनी किडनी है, अगर अपनी किडनी सही काम ना करे तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, सेम रहेगी या घट जाएगी? बढ़ेगी। अगर किडनी सही काम नहीं कर रही तो यूरिया एलिमिनेट नहीं होगा और ब्लड में यूरिया के लेवल्स बढ़ जाएंगे। ब्लड में यूरिया के लेवल्स बढ़ जाने की कंडीशन को क्या कहते हैं? यूरेमिया। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूरेमिया की। तो डिसऑर्डर्स में पहला आ गया यूरेमिया। इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल्स, इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल्स ड्यू टू malfunction in kidneys. Increase in blood urea levels due to malfunctioning of kidneys. तो किडनी सही काम नहीं कर रही, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हीमोडायलिसिस। तो आपके पास इसका ट्रीटमेंट, यूरेमिया का ट्रीटमेंट आपके पास क्या हो गया? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को और किसी नाम से जानते हैं क्या? आर्टिफिशियल किडनी।
क्योंकि ये वही काम कर रही है जो किडनी करनी चाहिए थी। तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। अब ये कैसे काम करता है, एक सेकंड ध्यान देंगे। सबसे पहले इस हीमोडायलिसिस में हमारे पास एक चेंबर लेते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग चेंबर। इस डायलाइजिंग चेंबर में हम किस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है या फ्लूइड हम रखते हैं उसे हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। अब आप पहली चीज याद रखनी है, डायलाइजिंग फ्लूइड का केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। मतलब ब्लड प्लाज्मा में जितना ग्लूकोज है इसमें भी इतना ग्लूकोज है, ब्लड प्लाज्मा में जितने अमाइनो एसिड्स हैं उतने ही इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, ब्लड प्लाज्मा में जितना आयंस हैं, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, उतना ही यहां पर है। सेम का सेम मिनरल कॉम्पोजिशन किसके जैसा होगा? ब्लड प्लाज्मा, सिवाय इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया जीरो होगा। सारा का सारा यूरिया कहां है? ब्लड में, और इसमें यूरिया या नाइट्रोजन वेस्ट जीरो है। तो अब आप क्या करोगे? ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा है तो आप ब्लड को आर्टरी से ड्रेन करोगे। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम आर्टरी। कोई भी आर्टरी, अपने सूटेबल आर्टरी आपको लगे, उससे ब्लड निकाल लो। जैसे ही निकालोगे वो क्लॉट होगा, तो क्लॉट से रोकने के लिए आप हेपेरिन डालोगे। तो हेपेरिन डाल दिया तो वो क्लॉट नहीं होगा। अब आपने उस ब्लड को कहां पे भेज दिया? इस डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ। होगा क्या? कोई भी दूसरे कंपोनेंट्स तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन बराबर है, लेकिन यहां पर यूरिया ज्यादा है, यहां पर यूरिया नहीं है। तो डिफ्यूजन से क्या होगा? ब्लड का यूरिया किस में आ जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, ब्लड साफ हो जाएगा। अब उसमें आप वापस क्या डालोगे? एंटी हिपेरिन, और ब्लड को किस में रिटर्न कर देंगे? वेन्स में। या एक चीज यहां ध्यान रखना, डायलाइजिंग फ्लूइड में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम एज ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट जीरो नाइट्रोजन वेस्ट या यूरिया। तो नाइट्रोजन वेस्ट या यूरिया नहीं होगा, तो ब्लड्स में जितना भी यूरिया है वो यूरिया निकलकर किस में आ जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड में। ब्लड में यूरिया के लेवल्स कम हो जाएंगे और उस ब्लड को आप वापस वेन्स में रिटर्न कर दोगे। डिपेंड करता है कि किडनी कितनी खराब है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि डायलिसिस कितना करना है। किडनी अगर 60 to 70% काम कर रही है तो हर 3 महीने में या 4 महीने में डायलिसिस जरूरत पड़ती है। किडनी अगर 40 से 50% काम कर रही है तो हर महीने जरूरत पड़ती है। किडनी अगर 30-20% काम कर रही है तो हर 15 दिनों में पड़ती है। और 20 या 30% किडनी काम कर रही है तो हर हफ्ते या हर 5 दिन में डायलिसिस करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि किडनी कितनी खराब है, उसके बेसिस पे डायलाइजिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और अगर कंप्लीट किडनी फेलियर तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रहता है। डायलाइजिंग किसमें? क्योंकि बॉडी के अंदर खुद का मिलेगा, बाहर से फिर आप ये वापस हेपेरिन का इफेक्ट को क्यों करना? अंदर मिल जाएगा नेचुरली। हाँ, ये तो यार देखो अलग वेरिएबल है हर चीज का, किस ड्यूरेशन से है, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। वो तो यार डायग्नोसिस पे पता चलेगा ना, हर आदमी के लिए अलग अलग रहेगा। मतलब अगर 60 to 70% किडनी जो नॉर्मल डायलिसिस होता है हर महीने, तो उसमें आधा घंटा लगता है जनरली, 30 to 45 मिनट्स। हाँ, हेपेरिन तो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। अब आपने जब वापस उसको वेन्स में डाल रहे हो तो आपने बॉडी का खुद का हेपेरिन सिस्टम काम करेगा ना, ये हटा देंगे, इस हेपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देगा जो आपने आर्टिफिशियली ऐड किया था। ब्लड में हेपेरिन जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, देखो वैसे तो एंटीकोएगुलेंट है ये,
ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, मतलब बहुत ज्यादा हिपेरिन होने से खून ज्यादा पतला हो सकता है। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा होता रहेगा उतना उसके क्लॉट होने की संभावना बढ़ती रहेगी। तो हिपेरिन एक तरीके से ब्लड को पतला करके रखता है, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा होते ही वो क्लॉट होना कश कर जाएगा। अब जरूरत से ज्यादा हिपेरिन अगर बॉडी में सिक्रीट हो जाएगा तो वो खून को बहुत ज्यादा पतला करेगा, बढ़ेगा नहीं। खून बहुत पतला होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ना। ब्लड गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पतला होने पर क्या हो जाएगा आपके पास? हाँ, तो फिर ब्लड का फ्लो के कारण प्रेशर बढ़ेगा ना। अब गाढ़ा वो विस्कस ज्यादा होता रहेगा। ब्लड प्रेशर की गोलियां जो होती हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते हैं, वो क्या करती है? खून को पतला करती है, कॉमन टर्म्स में उसकी विस्कोसिटी को कम करती है। नहीं, सेम डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन सेम होता है इन जनरल। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए अलग होगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज का स्तर 120 140 से ज्यादा होता है, तो उसका डायलाइसिस करने के लिए उसके डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज उतना ज्यादा डालना पड़ेगा। तो मतलब जनरली जो बीमार पेशेंट्स होते हैं ना, जिनमें तो डायबिटीज, तो वैसे भी दुनिया की सारी बीमारियां, डायबिटीज से किडनी फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा भी रहते हैं। तो इन जनरल जो बीमार लोग हैं उनके लिए अलग अलग सिस्टम रहता होगा फ्लूइड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और डायलाइजिंग फ्लूइड का केमिकल कॉम्पोजिशन किसके जैसा होगा? ब्लड प्लाज्मा। केवल उसमें क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन बेस या यूरिया जीरो होगा। और फिर इसमें लिख लेंगे, लिख लिया ये तक, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ कंप्लीट किडनी और रीनल फेलियर, इन केस ऑफ कंप्लीट किडनी और रीनल फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन। इन केस ऑफ कंप्लीट किडनी और रीनल फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन। और फिर वो तो उसमें जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो डोनर रिसिपिएंट, वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ में, अगर क्लोज रिलेटिव होगा तो वो आसानी से किडनी ट्रांसप्लांट कर पाएगा। कौन सी मैचिंग होती है? नहीं, रिजेक्शन में तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, HLA या MHC मैचिंग करते हैं हम लोग। फिर वो आगे आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को हम और किस नाम से जानते हैं? रीनल कैल्क्यूलाई। किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्क्यूलाई या यूरोलेथियासिस। देखो, आपके शरीर में दो ही ऑर्गन्स हैं जहां पर पथरी हो सकती है, किडनी में और गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो उसको कहते हैं कोलेथियासिस, और किडनी में पथरी होती है तो उसको कहते हैं किडनी स्टोन्स। इसका कारण किडनी स्टोन्स का कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। मतलब अगर आदमी पानी कम पीता है, अगर आप पानी कम पी रहे हो और ज्यादा फूड वो खा रहे हो जिसमें ऑक्सलेट ज्यादा है, जैसे टमाटर होता है, टमाटर हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट्स, अमरूद में हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सलेट्स होते हैं। नहीं हाँ, मतलब ऑक्सलेट जनरली। तो अगर बेसिक कारण यह है कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, आप उतना पानी नहीं पीते, मतलब अगर आप 2 लीटर पानी नहीं पी रहे हो दिन का और उसके बाद आप ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हो, तो उसमें किसकी संभावना रहती है? किडनी स्टोन्स की। देखो, अगर आप पानी बराबर पी रहे हो
तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं आती। सब घुल के, हाँ बाकी कितनी मिट्टी खा लो, मेरे से ज्यादा मिट्टी कोई नहीं खा सकता था। चौके तो मतलब मैंने डब्बे के डब्बे खत्म किए होंगे स्कूलों में। एक नया चौक का डब्बा आता था तो क्लास के एंड तक उसमें सिर्फ 2 या 3 चौक्स ही बचती थी। 24 चौक्स के डब्बे होते थे, 24 आते थे उसमें। भाटा पेंसिल भी खाई है मैंने, भाटा पेंसिल भी। क्या प्लास्टर खा जाती हैं? वो खा गई। हाँ हाँ एक, अरे किसके? हाँ लिखेंगे किडनी स्टोन्स में एक्यूमुलेशन ऑफ insoluble mass of calcium oxalates, accumulation of, हाँ यही तो है फिर, हाइपर जरूरत से ज्यादा ऑक्सलेट्स। क्या लिखा है अपन ने? accumulation of insoluble mass of calcium oxalates within kidneys। फिर नेक्स्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? कोई बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन के कारण ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इन्फ्लेमेशन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आ सकती है या वायरल इन्फेक्शन के कारण आ सकती है। अब देखो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलस में सूजन अगर आ जाए तो उसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका सिवियर केस भी होता है अगर ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा शरीर में हो जाए तो धीरे धीरे वो क्या करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज को हटाने लग जाता है, क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को खाता जाएगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में निकलने लग जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं, प्रोटीन यूरिया भी कह सकते हो या उसको एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहते हैं। और उस बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं? ब्राइट्स डिजीज। तो इसी में लिख लेंगे आगे। हाँ किडनी के अंदर है, मतलब जनरली कॉर्टेक्स या मेड्यूला के अंदर जमा होने लग जाएगा। मेनली तो मेड्यूला में रहता है, थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स में भी फिर फैलने लग जाता है। हाँ तो इसमें लिख लेंगे इन सिवियर केसेस ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, इन सिवियर केसेस ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, the negative charge of basement membrane on basement membrane is diminished. The negative charge on basement membrane is diminished and hence plasma proteins are excreted in urine. And hence plasma proteins
आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ब्रैकेट में उस कंडीशन कहेंगे प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया। प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया। एंड द डिजीज इज कॉल्ड ब्राइट्स डिजीज। The disease is called Bright's disease. ठीक है, फिर यहां पे देखो, अब दो तीन टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, हम लोग दिन में कितना यूरिन एलिमिनेट करते हैं नॉर्मली? 1 से 1.5 लीटर। अगर व्यक्ति 2.5 या 3 लीटर से ज्यादा यूरिन पर डे निकालता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। तो लिख लेंगे यहां पर पॉलीयूरिया। एलिमिनेशन ऑफ मोर देन elimination of more than 2.5 to 3 liters of urine per day. Elimination of more than 2.5 to 3 liters urine per day is called polyuria. मतलब excess urination. अच्छा, डाईयूरेसिस में अपन ने देखा था डाइल्यूट यूरिन निकलती है, तो जो भी कंपाउंड्स डाईयूरेसिस को प्रमोट करेंगे उसे क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक कंपाउंड्स। हमेशा हम कहते हैं ना, प्यास लगने के बाद हम काफी बार ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चाय कॉफी। जब भी प्यास लगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीना चाहिए। चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारे के सारे डाईयूरेटिक कंपाउंड्स हैं। प्यास लगने पर अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो ये डायूरेटिक है, ये और ज्यादा पानी यूरिन में निकालती हैं, डिहाइड्रेशन। लोग ये भूल जाते हैं कि टी, कॉफी और अल्कोहल का सबसे ज्यादा डैमेज शरीर में क्या होता है? डिहाइड्रेशन। आपने कहा जितने ज्यादा आप चाय या कॉफी पीते हैं उतनी बार यूरिन ज्यादा आती है, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड्स हैं? डायूरेटिक कंपाउंड्स हैं, ये शरीर से ज्यादा पानी निकालते हैं। तो मतलब टी और कॉफी में कौन सा केमिकल होता है? कैफीन। तो आपके पास मेनली कैफीन और अल्कोहल, ये आपके पास कैसे कंपाउंड्स होते हैं? डायूरेटिक कंपाउंड्स। ये शरीर से ज्यादा पानी निकालते हैं। हाँ हाँ, पूछिए। किसने कहा? गलत। ज्यादा कॉफी पीने से ज्यादा यूरिनेशन होता है। ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, क्योंकि इन सब में क्या है? कैफीन। कैफीन इज अ डायूरेटिक कंपाउंड, इट प्रमोट्स डायूरेसिस। पूछ रहे हो, बता रहे हो? देखो, अल्कोहल का डैमेजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ब्रेन पर भी है, लिवर पर भी है, ठीक है ना। बट हां, अगर अल्कोहल को आप डाइल्यूट करके पी रहे हो तो कम से कम डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। हाँ हाँ, डालना ही पड़ी। नींबू पानी बेस्ट, बेस्ट, उससे अच्छी चीज ही नहीं। विटामिन सी, वाटर, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, बेहतरीन। मतलब शिकंजी से बेहतर कुछ नहीं है। हाँ,
तो जिस चीज में समय अच्छा लगता है वो बढ़िया ही चीज बनेगी यार, नुकसान थोड़ी करेगी। गन्ने का रस भी बढ़िया है, फ्रेश हो तो बिल्कुल नेचुरल शुगर है, सुक्रोज। हाँ, बढ़ जाएंगे ना, तो किडनी खराब एक बार होने चालू हो गई तो वो रिवर्सिबल तो है नहीं, और डिटेरिएट होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। जब भी तो फिर कम चांसेस है, क्योंकि अगर एक बार वो खराब होने लग गई तो फिर वो धीरे धीरे डिटेरिएट होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, फिर अब इसमें देखो आपको नेक्स्ट यहां पे आना है अदर नाइट्रोजन वेस्ट्स। अब अदर नाइट्रोजन वेस्ट में आपको पता होना चाहिए, जो स्पाइडर्स होती है, मकड़ियां, वो नाइट्रोजन वेस्ट को किस फॉर्म में एलिमिनेट करती हैं? ग्वानिन। हाँ, तो स्पाइडर्स के लिए जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को किस फॉर्म में एलिमिनेट करती है? ग्वानिन। फिर ह्यूमंस में आपको एक चीज याद रखनी है, वैसे तो हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया, लेकिन हमारे शरीर में प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं जो डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और हमारा शरीर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी निकालता है। भाई यूरिया तो किससे बना? प्रोटीन के टूटने से। ज्यादा हमने यूरिया निकाला, लेकिन थोड़े प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं। तो ये पॉइंट स्पाइडर्स लिख लो पहले तो। फिर ह्यूमंस एक्सक्रीट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में अगर सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस। और यूरेथ्रा में सूजन या इन्फ्लेमेशन आती है तो उसको कहते हैं यूरेथ्राइटिस। हाँ, अब बस फाइनल टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस। ये पुरानी एनसीईआरटी में था कि जो मछलियां फ्रेश वाटर में रहती हैं वो कैसे अपना वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं, और जो मछलियां मराइन वाटर में रहती हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। तो आखिरी टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनीज, मतलब इन फिशेस, सॉरी।
ठीक है, अब एक मिनट, ये पूरा सिस्टम क्या है कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर का सिस्टम, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट, ये फ्रेश वाटर है मान लो, और अगर कोई मछली फ्रेश वाटर में है, चलो अब एक मिनट, आप काम की चीज, अगर कोई भी फिश या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फ्रेश वाटर का मतलब है पानी क्या कोशिश करेगा? उसके शरीर में जाने की। फ्रेश वाटर का मतलब है पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और पानी क्या कोशिश करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने की। तो जितने भी जानवर या स्पेशली फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, उनमें प्रॉब्लम यह है कि पानी शरीर के अंदर ज्यादा है, एक्सेस वाटर शरीर में जाता है। तो जब शरीर में पानी ऑलरेडी डिफ्यूजन से जा रहा है तो उनको पानी पीने की जरूरत है नहीं। शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी है तो वो कैसा यूरिन निकालेंगी? डाइल्यूट यूरिन निकालेंगी। और सॉल्ट्स लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो जो फ्रेश वाटर में फिशेज रहेंगी वो पानी खुद नहीं पीती, क्योंकि पानी तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से शरीर में चला जाता है। एक्सेस पानी का रहता है प्रॉब्लम, तो वो कैसी यूरिन निकालती है? डाइल्यूट यूरिन। और सॉल्ट इनटेक कैसा करेंगी? एक्टिव। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई भी फिश जैसे शार्क्स या हैग फिश है, वो किस में रहती है? मराइन वाटर। मराइन वाटर का मतलब है जिसमें सॉल्ट ज्यादा हो, तो वो सॉल्ट पानी खींचेगा। मतलब इन मछलियों को प्रॉब्लम यह है कि इनके शरीर से पानी निकलेगा, तो इनको पानी को पकड़ के रखना पड़ेगा, यानी ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए इनके शरीर में क्या रहता है? यूरिया और ट्राइमिथाइलिन अमोनियम ऑक्साइड, जो इनके शरीर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के रखती है, ताकि ये पानी को पकड़ के रखें और निकलने से रोक सके। ट्राइमिथाइलिन अमोनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? केमिकल होता है। ये देखो, ज्यादा यूरिया टॉक्सिक है, तो अगर कोई फिश ज्यादा यूरिया अपने शरीर में रख रही है तो यूरिया डैमेज भी कर सकता है उनके प्रोटीन्स को। तो यूरिया अंदर भी रहे और उनके प्रोटीन्स को डैमेज भी ना करे, इसमें कौन काम करता है? ट्राइमिथाइलिन अमोनियम ऑक्साइड। खत्म। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाला चैप्टर खत्म। अच्छी तरह से मैंने कहा मिनिमम नोट्स 3 बार पढ़ने, और उसके बाद मिनिमम एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ना है, तो चैप्टर जाकर पूरा तैयार होगा। नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर चालू करेंगे। एक बार देख लो वापस, कोई चीज नहीं है या क्लियर नहीं है, पूछ लो वापस। इस पे क्वेश्चन आता था पहले, मतलब क्या होता है, देखो फिशेस पे तो नहीं आता है क्वेश्चंस, लेकिन दूसरे छोटे एनिमल्स पे आता है। एक क्वेश्चन है, अच्छा ये लिख लिया। क्या होता है,
फ्रेश वाटर में अगर कोई एनिमल रहेगा तो उसके अंदर पानी आएगा, और पानी इतना ज्यादा आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म को फुलाकर फाड़ सकता है। मतलब अ नॉर्मल एनिमल व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर विल बर्स्ट ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। पानी उसके अंदर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और वो फूलकर फट जाता है। तो उसको रोकने के लिए ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप करते हैं। आपने पढ़ा होगा जो प्रोटोजोन्स होते हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले, उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो एक्सेस पानी उस वैक्यूल के अंदर पड़ा रहता है और उसको फटने से रोकता है। अब कोई मराइन एनिमल है, तो मराइन एनिमल में प्रॉब्लम क्या है, उससे पानी निकलता रहेगा। तो अब अगर उसके शरीर से पानी निकलता रहेगा तो वो तो सिकुड़ के मर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो जो मराइन वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो उससे पानी निकल जाता है ताकि उसके शरीर से पानी ना निकले। तो एक क्वेश्चन था जो ओलंपियाड में आया था बहुत पहले, सुन ये लिख लिया, वो क्वेश्चन देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। दो एनिमल से मतलब दो प्रोटोजोआ को फ्रेश वाटर में रखा गया। ए एनिमल ने तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप किया और एनिमल बी ने कोई चेंज नहीं दर्शाया। इस डेटा के बेसिस पर बताइए कौन सा एनिमल या कौन सा प्रोटोजोन फ्रेश वाटर है, कौन सा प्रोटोजोन मराइन वाटर है। ए फ्रेश वाटर, बी मराइन वाटर, सब या कोई बदलाव या कोई चेंज, या दोनों फ्रेश वाटर या दोनों मराइन वाटर। ये ओलंपियाड का सवाल है, 2014-15 में आया होगा कभी। अच्छा क्वेश्चन, शाबाश। बी फ्रेश वाटर और ए मराइन वाटर, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, वो तो अडेप्ट, वो जाते हैं लेकिन फिर वो एग देने के बाद मर जाते हैं। हाँ, तो फिर वो तो उनका काम है सिर्फ एग देना, स्पॉन, क्योंकि उनका जो लार्वा जो बनता है ना वो अडेप्ट है फ्रेश वाटर। तो उन्होंने अंडा दिया, फिर वो ज्यादा समय पे रह नहीं पाएंगे, पानी अंदर उनके सिकुड़ता और वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एग स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। समझ आया? देखो, एनिमल फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो फ्रेश वाटर में डालने पर एनिमल ए ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप किया, मतलब उसमें पहले नहीं था। एनिमल बी ने कोई चेंज नहीं दर्शाया, मतलब उसमें पहले से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होना किसका लक्षण है? फ्रेश वाटर का। इसलिए एनिमल बी फ्रेश वाटर का है क्योंकि इसमें पहले से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था और इसने वहां जाने पर डेवलप किया, मतलब पहले नहीं था। पहले नहीं था तो किस में नहीं होता है? मराइन वाटर। तो एनिमल ए मराइन वाटर का, एनिमल बी फ्रेश वाटर का। तो ये जो चेंजेस होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बनने और टूटने पे निर्भर करता है। ये आपने सेल में पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स में, तो उसमें लिखा होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। तो फ्रेश वाटर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो चला दो पीछे वाला वापस, लो। हाँ, नहीं बनाया इन्होंने, बना हुआ तो कैसे हो, बनाया होगा तभी तो। रिटर्न उसके अंदर रखते हैं वो। क्यों नहीं मानेंगे बेटा, दोनों मानेंगे ना। फॉर्म्ड फ्रॉम एंड इट एक्सटेंड्स इनटू इफरेंट, बात तो वही हुई ना, करेंगे ना बेटा।
देखा जाए ना तो ये ढंग से अगर आप इसको देखो तो ये डिस्गाइज्ड पोर्टल सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्ट आर्टीरियल वापस कैपिलरी में जा रहा है, वेन्स में तो बहुत बाद में जा रहा है। हाँ, रख सकते हो ना, एक हद तक रोक सकते हो, उसके बाद नहीं रोक सकते, रिफ्लेक्स एक्शन है। यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सिग्नल अपने आप काम करेगा ना, रिफ्लेक्स है ये, ध्यान है। बच्चे, हाँ नहीं रखनी चाहिए, डैमेज होता है। वो छोड़ो, बच्चे बेड गीला कर देते हैं, इसका मतलब जब बचपन में ये रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, धीरे धीरे ये जो न्यूरॉन, सेंसी और मोटर न्यूरॉन्स हैं, एज के साथ साथ डेवलप होते हैं। इसलिए बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, एडल्ट्स नहीं करते जनरली, क्योंकि वो न्यूरॉन का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। हाँ मतलब अब वो डिपेंड करना पड़ेगा, उनके न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स में वीकनेस है। पेल्विक फ्लोर मसल जो पेल्विक क्षेत्र में होती है, हाँ तो ये मसल्स है ना, तो यूरिनेशन में मसल्स काम करती है ना, स्ट्रेच, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स है, वो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स में आ गई, उसके आसपास वाला हिस्सा भी पेल्विक मसल्स में आ गया। एक टर्म होता है एलेंटोइन, एलेंटोइन भी एक केमिकल होता है। तो बाकी जो मैमल्स होते हैं ना, बाकी मैमल्स प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स को एलेंटोइन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, बट वो जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। हाँ, किडनी, ये मुट्ठी किडनी है, ठीक है ना, और ये एब्डोमिनल वॉल है, तो ये किडनी एब्डोमिनल वॉल में जुड़ी रहेगी, ऐसे ही जुड़ी रहेगी ना। तो ये जो वेंट्रल सरफेस है, इस पर पेरिटोनियम की कवरिंग रहेगी, लेकिन जहां से वो जुड़ी हुई है उस पर कोई कवरिंग नहीं है। अब देखो ये 3D, ये है मेरे पास, अब मेरे पास ये है ना, ये 3D आ जाएगा इस तरह से। तो अब यहां से ये यूरेटर निकली, ये अटैचमेंट है, तो अब मेरे पास ये यूरेटर और ब्लड वेसल निकल आए। अब यार देखो, या तो अपन मॉडल लेकर आए एक 3D का जिसमें अपन देख सकें। अब ऐसे तो पर अनाटमी फर्स्ट ईयर में इसलिए अनाटमी पढ़ते हो, जब आप पूरा 3D स्ट्रक्चर देखोगे जब आपको पता चलेगा, इसलिए। अब हार्ट में वो लेयर होती है एपी, मायो, एंडो, अब वो कैसे ऐसे दिख ही नहीं सकती, ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते खोलने पर। हाँ अच्छा, मैं कोशिश करूंगा 3D मॉडल लाने की, या इधर एक बार चला देंगे यूट्यूब पे अपन कभी 3D मॉडल, तो पता चल जाएगा। ऐसे तो मैं भी क्या बताऊं, अब ऐसे कैसे चला दूं, मेरे को क्या यहां से कहां चला दूं यूट्यूब। अब पता है मेरे को, मेरे पास ऐसे पता है मेरे को कैसे चलता है। ठीक है चलो, चैप्टर डन, सबका चैप्टर कंप्लीट। चलो भाई।